बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान यकूब खान। नाज़रीन, इस पे हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि आज मुल्की सियासत में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। अगरचे इसको आप कुछ मुस्बत पेशरफ्त भी कह सकते हैं, लेकिन ये इसलिए है कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने आज PTI के साथ मुज़ाकरात के लिए ना सिर्फ गो अहेड दे दिया है बल्कि उसके लिए टीम भी तश्कील दे दी गई है। हमारी इतलात के मुताबिक, वाकफा ने हाल के मुताबिक PTI ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का एजेंडा भी तैयार कर लिया है और लिहाजा दोनों तरफ से ये कहा जा सकता है कि अब मुस्बत जो है वो चीज़ें शुरू होने वाली हैं। और कल शुनीद ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में पहली मीटिंग या पहला इजलास इन दोनों कमेटियों का हो भी जाएगा। अब देखते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलता है। लेकिन मुल्की सियासत जिस नहज पे पहुंच चुकी है उसमें बड़ा ज़रूरी है कि ये मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जाएं और मुल्की सियासत में ना सिर्फ कोई ठहराव पैदा हो बल्कि इससे सूरत हाल बेहतर भी हो। क्योंकि अगर हम मौजूदा सूरत हाल देखें तो दहशत गर्दी की जो इस वक्त मौजूदा लहर है मुल्क में, और जिस तरह से आप देखें कि हमारी पाक अफवाज के जवान जिस तरह से रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी शहादतें दे रहे हैं, अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। 20 और 21 दिसंबर की रात की अगर बात करें, लेटेस्ट जो वाक़या हुआ वाना में कि 16 जवान हमारे शहीद हो गए। ख़वारिज ने जब चेक पोस्ट पे हमला किया, अगरचे इस हमले को बड़ी जवां मर्दी के साथ नाकाम बना दिया गया और हमारे जवानों ने अपनी जानों की कुर्बानियां देकर भी ख़वारिज को जो है वो आगे नहीं बढ़ने दिया और इसमें 8 ख़वारिज भी मारे गए हैं। अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने वाना में दौरा किया है जनूबी वज़ीरिस्तान में, और आर्मी चीफ ने मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जारी ऑपरेशंस पर ना सिर्फ वहाँ जामिया ब्रीफिंग ली बल्कि उन्होंने जवानों अफसरों के अज़म और हौसले को सराहा। और ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का इस मौके पर यह कहना था कि शोहदा पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, शोहदा को ना भूलें और इनका खून रायगा नहीं जाएगा। प्रोग्राम में इस पे भी बात करेंगे। इसके अलावा आखिर में हम कराची में, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इस वक्त पानी के हवाले से क्या सूरत हाल है, और यहाँ तक कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो कि मेयर कराची भी रह चुके हैं, उन्होंने तो यहाँ तक आज इल्ज़ाम आयद कर दिया है कि 80% पानी जो है वो चोरी होता है और उसमें पीपल्स पार्टी के वुज़रा भी मुलव्वस हैं। इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे। और इस वक्त सबसे पहले साथ मौजूद हैं पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर और PTI के रहनुमा जनाब मलिक अहमद खान बच्चर साहब। थैंक यू वेरी मच मलिक साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं कि वज़ीर आज़म ने भी अब एक कमेटी तश्कील दे दी है और ये जो कहा जा रहा है कि कल पहला इजलास भी होगा, आप क्या समझते हैं कि ये कैसा आगाज़ है? इस अमल को किस नज़र से देखते हैं? जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। असल में बात ये है भाईजान कि मैं अर्ज़ करूं आपको इमरान साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है इस मुल्क की, और पहले दिन से ही हम तो इस बात पे जब 8 फरवरी को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट पे शब खून मारा गया, उसके बाद भी हम बतौर एहतजाज चलो हमने तमाम इलेक्शंस में हिस्सा लिया, फॉर्म 47 के ज़रिए इनको जिता दिया गया। तो हमारे 2-3 मुतालबात थे। हम ये चाहते थे कि बातचीत से मामला हल हो और उसके लिए सबसे इनिशिएटिव पहला लेना होता है हुकूमत ने, और हुकूमत जब इनिशिएटिव लेती है तो हमारा जो पहला मुतालबा था को हम रियायत नहीं मांग रहे थे, हमको NRO नहीं मांग रहे थे। हमारा ये ख्याल था कि 9 मई पे जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। अगर ये गवर्नमेंट उस वक्त बना देती तो आज ये हालात ना होते, इसलिए ना होते कि हमें भी पता चलता कि ये गवर्नमेंट जो है ये एक कदम आगे आ रही है, गुड जेस्टर, बाख्तियार गवर्नमेंट है, ये गुड जेस्टर ले रही है, तो हमें भी आगे आना चाहिए। वो जिद में ये पूरा एक नाम निहाद गवर्नमेंट की जिद मैं समझता हूँ, तो उस वक्त इन्होंने कोई बात हमारी ना सुनी। जी सर। मलिक साहब, ये तो सारी बातें हैं, जरा इस मौजू की तरफ आ जाएं कि आप क्या समझते हैं मुज़ाकरात? मैं अर्ज कर रहा हूँ, अब रात को एक ट्वीट हो गया, कमेटी बन गई है जिसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं
MQM भी है, IPP का भी है और सारे लोग मुस्लिम लीग नून के भी हैं। अब लेकिन इमरान याकूब साहब, मैं एक कर्ज आपको कर दूं, बात यह है कि इसकी कल पता चलेगा नीयत का, कि देखें इनिशिएटिव लेना होता है गवर्नमेंट ने, अपोजिशन पार्टीज जो होती हैं उनके पास देने को लिए कुछ नहीं होता, और देने के लिए भी कुछ नहीं होता। और खसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो जो जुल्म हुआ है गुज़श्ता 1.25 साल से, यानी एक फेज 8 फरवरी के से पहले का निगरान, सो कॉल्ड निगरान हुकूमत का, और एक फेज 8 फरवरी के बाद का। तो मैं ये समझता हूं कि इनकी नीयत का कल पता चलेगा कि जो इब्तदाई कंटेंट्स हैं, जो इब्तदाई TORs हैं, उसके बाद पता चलेगा कि ये क्या करते हैं। तो मैं अभी किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं हूं। मलिक साहब इनकी नीयत, चल मलिक साहब बड़ी अच्छी बात है, इनकी नीयत का तो कल पता चल जाएगा, लेकिन क्या करें, PTI की नीयत का कैसे पता चलेगा? क्योंकि वकास अकरम साहब तो ये फरमाते हैं कि हुकूमत संजीदा नहीं है, लिहाजा कल से सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है उसका आगाज कर दिया जाएगा। तो क्या आप नहीं समझते कि अगर हुकूमत संजीदा नहीं है तो इधर PTI की तरफ से भी कुछ लोगों की तरफ से संजीदगी का इजहार नहीं किया जा रहा? देखिए जी, बात यह है कि जो अपोजिशन की जमातें होती हैं ना जी, उनके पास, मैंने पहले अभी मैं अर्ज कर चुका हूं कि उनके कोर्ट में गेंद नहीं होती। हम कल इनका देखेंगे, फिर उसकी सारी रिपोर्ट बानी PTI को देंगे, हमारी कमेटी जाएगी, उधर मिलेगी, अगर इन्होंने मिलने दिया। जिस तरह आप खुद देख लें कि पहले इन्होंने एक दफ़ा हम मिलने गए थे, सारे अपोजिशन लीडर थे तीनों ऐवानों के, तो हमें इन्होंने अबडक्ट करके बिठा दिया था दो घंटे अडयाला चौकी में। सियासी लोगों को मिलने देंगे तो हल निकल आए। तो मैं ये समझता हूं कि अगर इन्होंने ये समझा कि जो जमातें हैं, जो सियासी जमातें हैं, उनको बाख्तियार होना चाहिए, उनको फैसले लेने चाहिए, तो इनकी संजीदगी नजर आ जाएगी। कमेटी खेला तो वो अगले 2-4 दिन में पता चल जाएगा जी, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा मलिक साहब आपकी अपनी पार्टी के शेर अफजल मरवत साहब तो ये कहते हैं कि फिलहाल जो है वो सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है उसको मौखर कर देना चाहिए, क्योंकि एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ आप ये देखें कि सर मुबादला ना भेजने की अपील और इस तरह की चीज़ें, तो ये दोनों मुतज़ाद चीज़ें तो एक साथ नहीं चल सकती ना। देखिए जी, वो कल के बाद ही पता चलेगा ना जी, कल इनका जब इनका होगा जो इनकी पहली मीटिंग हो रही है, उसके बाद चीज़ें कुछ ना कुछ वाज़े TORs वगैरह वाज़े आ जाएंगे। तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस किस्म की कोई एक यकतरफा फैसला होगा कि कोई जिद वाला फैसला होगा। 9 मई की बात करने पहले तो अब मिलिट्री कोर्ट्स ने जो फैसले सुनाए हैं, अगरचे PTI ने तो उनको मुस्तरद कर दिया, और सलमान अकरम राजा साहब तो ये कहते हैं कि असल में ये बानी PTI को मिलिट्री कोर्ट्स में पेश करने का मंसूबा है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? लेकिन इस पे पहले आपको सुना देते हैं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात जो हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, वो क्या फरमाते हैं। सुनाए जी अताउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं। ऐसी दहशतगर्दी नहीं चल सकती, और जो मास्टरमाइंड था 9 मई का, उसको भी इंशाअल्लाह ताला सजा होगी। हम बातचीत के कायल हैं, हम सियासी लोग हैं, हम बातचीत करना जानते भी हैं, चाहते भी हैं, मगर जहां ऐसी दहशतगर्दी होगी, जहां पे सियासत की आड़ में मुल्क पर हमले होंगे, उससे नुकसान पाकिस्तान का होता है। सियासी जमातें बाद में हैं, पाकिस्तान सबसे पहले है। जी मलिक साहब। देखें जी, बात यह है, जिस तरह तारड़ साहब गला फाड़ फाड़ के चीख रहे थे, तो मैं तो ये समझता हूं कि तो इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से क्या होगा, सिवाय इसके कि शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनने की कोशिश की जाए, तो इसका कोई नतीजा नहीं निकलता। तो मैं इस पे क्या इनकी इन बातों को मैं तो सीरियस ही नहीं लेता, क्योंकि इन्होंने किसी को खुश करना है, तो आप मुल्क के बारे में नहीं है सोच। सर आप क्या समझते हैं कि क्या मिलिट्री कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील में आपको रिलीफ मिलेगा? डेफिनेटली सर, वो फैसले फारिग हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता वो स्टैंड करेंगे, क्योंकि अब राइट ऑफ अपील तो है, तो उसमें जब हम लोग अपील में जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि बगैर सबूत के यकतरफा फैसलों को किस तरह वो कर पाएंगे, रख पाएंगे, वो सस्टेन कर पाएंगे। लेकिन असल बात यह है जी कि
इनके गैर जिम्मेदाराना बयानात की वजह से, देखें ये इस किस्म के जो गैर जिम्मेदाराना बयानात है ना जी, ये इनकी वजह से ये सारा हो रहा है। तो अभी कल इनकी पहली मीटिंग है, हम देखें, हम भी देख रहे हैं, वो भी देखें, लेकिन मलिक साहब, और मैं ये समझता हूँ कि हमें बेहतरी की, जी मलिक साहब आप ठीक समझते हैं कि आपको बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि जो अंदर की खबर रखने वाले लोग हैं उनका तो ये कहना है कि कल जो फैसला सुनाया जाना था 100 मिलियन पाउंड में इमरान खान साहब के खिलाफ, वो फैसला भी शायद इसीलिए डिले कर दिया गया है कि मुज़ाकरात का कोई मुस्बत नतीजा निकले और शायद आपको अब रिलीफ मिलने वाले हैं। ये बात ठीक है, आप इससे मुत्तफिक हैं? अगर आइन और कानून के मुताबिक बातें हों, अगर आइन और कानून के मुताबिक ये मुल्क चले तो अंदर की बात तो होती नहीं। चीज़ें जो हमारे पास एक 1973 का दस्तूर है, गो कि उसको 26th अमेंडमेंट के बाद इन्होंने उसका हुलिया बिगाड़ दिया है, बट मैं ये समझता हूँ कि फिर भी एक मौजूद तो है हमारे पास एक, तो उसके मुताबिक तो चलें तो अंदर की खबर है ही कोई नहीं। सब कुछ कानून के मुताबिक चले तो इस अलकादिर में, तोशा खाना में कुछ है ही नहीं सर। इसने तो आगे जाके वैसे ही उठ जाना है, चाहिए 10 दिन बाद फैसला सुनाए, चाहे 10 दिन पहले सुनाएं, चाहे यह फैसले का डरावा उस बंदे को दें जो बंदा 1.5-2 साल से अंदर बानी पीटीआई बैठा है और आज दिन तक नहीं टूटा। उसकी बहनों पे जुल्म हुए हैं, उसकी बीवी पे जुल्म हुए हैं, उसके घर वाले पूरी फैमिली पे जुल्म हुए हैं, उन पे जुल्म हुए हैं, तो वो इनसे नहीं टूटा। तो मेरा तो ख्याल है कि उस फैसले का, अल कादिर वाले फैसले का हमें कोई इतना भार तोल नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहाँ से सजा देंगे भी सही तो हमें पूरी उम्मीद है कि आगे जाके वो खत्म हो जाएगी। उसके लिए 10 दिन लगा लें, 5 दिन लगा लें। मलिक साहब, पीटीआई ने फवाद चौधरी साहब से कहा यह जा रहा है कि बानी पीटीआई की हिदायत पर पीटीआई से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है, जबकि फवाद चौधरी साहब के इस हवाले से कहना है कि जब तक बानी से वजह नहीं जान लेता इस पर कोई तबसरा नहीं कर सकता। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? पीटीआई का फवाद चौधरी साहब से क्या क्लैश क्या है? देखिए, मैं तो जी उस मीटिंग में मौजूद नहीं था, उधर अडयाला में जिसमें सारे मिले और बाहर आके स्टेटमेंट हुई है, तो उसका जवाब आपको चूंकि फवाद चौधरी साहब ऑलरेडी दे चुके हैं तो ये वो खुद जाके पूछेंगे, चूंकि मैं ना उसमें मौजूद था और ना ही मेरी को फवाद चौधरी साहब से इस मामले में बातचीत हुई है, तो मैं इस मामले में कोई ऐसा जवाब नहीं दे सकता जो कंट्रोवर्शियल हो। नहीं, कंट्रोवर्शियल वैसे आप गए हैं तो वैसे आप क्या समझते हैं कि पीटीआई को फवाद चौधरी के आने से फायदा है या जाने से नुकसान हो सकता है? क्या समझते हैं सियासी तौर पे? देखिए मेरी बात सुने जी, देखें एक बात मैं आपको कर दूं, सारे ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्सा थे, मखसूस हालात में चले गए, कैपेसिटी वाइज चले गए, अब उस पे उनको वापस लाने का जो अख्तियार है वो है बानी पीटीआई का। तो अब मैं इस पे कोई कमेंट्स नहीं करूंगा, किसी के आने जाने से कोई फ़ायदा या नुकसान होता है, चूँकि जिस तरह मखसूस हालात में इमरान भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जुल्म हुए हैं, जिस तरह मखसूस हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जुल्म करके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई हैं, तो ऐसे हालात तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान में किसी जमात पे पहले नहीं आए। तो ये तो हमारी कोर कमेटीज़ हैं, पॉलिटिकल कमेटीज़ हैं, या जो खान साहब को पिछले कुछ दिनों से मिल रही है हमारी सीनियर क़यादत, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं और दूसरे अहबाब भी हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक वो अली अमीन गंडापुर साहब मिले हैं, पिछले दिनों सलमान अकरम राजा साहब मिले हैं, चेयरमैन गौर खान साहब मिले हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वो लोग जब तक आपको वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। अच्छा, मलिक साहब मौजूद होते हैं। मलिक साहब, चलें आपसे पंजाब असम्बली की बात पूछ लेते हैं, उस पर शायद आप स्ट्रेट फॉरवर्डली कुछ बता दें। ये फरमाइएगा कि पंजाब असम्बली में जो मेंबरान की, वज़ीरों की, मशीरों की तनख्वाहों में इतना ज़्यादा इजाफा किया गया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए इमरान भाई, बात यह है कि जो इस्तेकाक होता है ना जी इन चीज़ों का, पंजाब असम्बली के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि एक सिस्टम है पंजाब असम्बली का। पंजाब असम्बली में दलाइल पे या किसी भी असम्बली में दलाइल पे फैसला नहीं होता, वहाँ पे होता है अददी अक्सरियत पे फैसला। आप अपने डेफेमेशन बिल को ले लें, यानी हमने उसमें, आपको शायद याद होगा, 29
हमने अमेंडमेंट्स दी थी, हमारी एक भी उन्होंने नहीं मानी थी। अब जो है पंजाब असम्बली में ये तनख्वाहों वाली बात, देखें मैं बिल्कुल नहीं समझता था कि इस टाइम तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, बट एक अददी अक्सरियत उनके पास है। हमने तो उस पर नुक्ता एतराज़ भी उठाया, हमने उसको मुखालफत भी की। अगर ये दलाइल पे फैसला होता ना कि स्पीकर दलाइल सुनता और फैसला करता, स्पीकर चूंकि अददी अक्सरियत की बुनियाद पे फैसला करता है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि हमारे से तजावीज़ नहीं ली गई अपोजिशन से, अगर वो ले लेती, ये वैसे इन द एंड में ये है कि तनख्वाहें कम थी इनकी बकाया सूबों से, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर रिलेटेड सब्जेक्ट टू कर दिया जाता है ना सबकी तनख्वाहों के जो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन है। अब कई मेंबरान ऐसे भी हैं जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन कमज़ोर है, कई ऐसे हैं जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज़्यादा है, तो ये कोई इस तरह का कर लिया जाता हर असेंबली में तो इन लोगों का इतराज़ भी ख़त्म हो जाता। वैसे आप एक चीज़ ज़रूर मद्देनज़र रखें, इमरान साहब के तमाम इस वक्त जो मुल्क क्राइसिस का जिस तरह है, तो हमें तमाम हमें जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने पार्लियामेंटेरियन हैं, सबको इस तरफ देखना चाहिए। अब हमारी चीफ मिनिस्टर के 4 तो कैंप ऑफिस बने हुए हैं जी। अच्छा मलिक साहब मैं इसी तरफ आने लगा हूँ। ये फरमाइएगा, आपके पास एक बहुत पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और आप उसके अपोजिशन लीडर हैं। ये फरमाइएगा कि आप अपनी वज़ीर आला जो है मरियम नवाज साहिबा, उनकी कारकर्दगी को, उनकी इस हुकूमत को किस अंदाज से देखते हैं? देखिए जी, मैं तो उनकी कारकर्दगी देखे, उन्होंने 4 फरवरी को हलफ लिया, लेकिन पहले भी हुकूमत जो निगरान गवर्नमेंट थी, सो कॉल्ड गवर्नमेंट थी, हुकूमत तो उन्हीं की थी। चलो उन्होंने अमली तौर पे हिस्सा लिया, हलफ ले लिया, आ गई। मुझे एक बात बताएं जी, आपको वो पंजाब में कुछ नज़र आ रहा है इस वक्त? कोई फ्लैगशिप प्रोग्राम मुझे कोई ऐसी चीज़ बता दें। 12.5 करोड़ आवाम का ये सूबा है, तो उस पर मुझे कोई फ्लैगशिप प्रोग्राम, कोई इमीडिएट रिलीफ इन्होंने दिया हो। आप अपने शुरू हो जाएं जो इन्होंने लेजिटिमेट किया था, जो पिछली गवर्नमेंट का बजट उससे लेके आज दिन तक इस इन्होंने तकरीबन 8.5 अरब रुपए डेवलपमेंट के लिए रखे, उनका मुझे बता दें कोई काम कहीं पे को पाया तकमील तक पहुंचा है। इन्होंने रमज़ान पैकेज का क्या हाल किया, सिर्फ अपने वालिद के फ़ोटो लगवाने के लिए फ्लॉप तरीन पैकेज था। उसके अलावा बिजली के बिल्स आप खुद देख लें, लोगों ने कत्ल किया, भाई ने भाई को कत्ल कर दिया था। स्मोक जब आई, एक टाइम लाइन होती है स्मोक की, अक्टूबर में आती है और दिसंबर नवंबर एंड में चली जाती है, उसमें इनकी क्या कारकर्दगी थी। ये सब बाहर भाग गए, कोई स्विट्ज़रलैंड चला गया, कोई यूके चला गया वो दिन गुजारने के लिए। आप खुद देख रहे हैं इनकी कारकर्दगी, एक कारकर्दगी इन्होंने की है पूरे पंजाब में कि पिछले 9 महीनों में पाकिस्तान अहमद खान बच्चर साहब, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली का ये कहना है कि मौजूदा हुकूमत पंजाब जो है और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, उन्होंने कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं की कि जिस पे हम उनकी तारीफ़ कर सकें। थैंक यू वेरी मच मलिक साहब, आपने मैं वक्त गया। नाज़रीन, वो वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे वफाकी वज़ीर जनाब कैसर अहमद शेख साहब, और उनसे मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन, मौजूदा सियासी सूरत हाल में प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपने जाना कि PTI क्या सोचती है। अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर जनाब कैसर अहमद शेख साहब। थैंक यू वेरी मच शेख साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो इस पे बात करें कि ये जो वज़ीर आज़म ने कमेटी तो बना दी है मुज़ाकरात के लिए, तो आप अपने सियासी तजर्बे के तहत क्या समझते हैं कि हुकूमत कहाँ खड़ी है और इन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलने की उम्मीद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, जहाँ तक हमारा तल्लुक़ है, हुकूमत में जो 5 पार्टियों को इस कमेटी में नुमाइंदगी दी गई है, हर जो हमारे 7 पार्टी हैं सारी जो हुकूमत को सपोर्ट कर रही हैं और ख़ुद हुकूमत में,
तो हुकूमत का, हमारे लीडरान का, तो जब हम अपोजिशन में थे आज से 3 साल पहले या 4-5 साल पहले भी, तो हमारा यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि आइए बैठिए, हुकूमत को कहते थे कि चार्टर ऑफ इकानमी करें और मुल्क की मईशत का हल मिलजुल के निकालें। वो कहते रहे, हमारे मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, मैं स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का चेयरमैन था, मैंने उनको इतने तक ऑफ़र की अपोजिशन को कि कोई अगर मईशत का मामला है तो आ जाइए, एजेंडा भी आप बना लें और मैं हर अफसर को बुलाने के लिए तैयार हूँ, आप भी बैठे, क्योंकि मिलजुल के मामलात का हल निकलेगा। कोई जो इलेक्टेड पार्टीज होती हैं उनका यही काम होता है कि एक दूसरे के मशवरे के साथ मसाइल का हल निकाला जाए, ना ये कि हमने आपके साथ बैठना ही नहीं है या आप चोर डाकू हैं और हमें आप पसंद नहीं है। तो अब ये बिल आखिर देखिए, बार बार के हमने तो गुजारिशें इनसे करते रहे, अब भी कर रहे थे थ्रू आउट, तो इन्होंने ये कहते थे हमने इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना है। हालांकि मज़ाक़ खेज़ बात थी ना, देखिए खुद तो इनका सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और उन्हीं को पता नहीं क्या क्या अलकाबात देते रहे। तो अब ये इलॉजिकल था कि हमने उनके साथ बैठना है। हालांकि कभी भी इस्टेब्लिशमेंट का ये काम ही नहीं होता, उनका ये काम नहीं है, काम तो पॉलिटिकल है ये। तो अब बड़े अरसे बाद इनको अगर समझ आ गई है तो सबसे अच्छी बात तो यही है, मैं समझता हूँ इनके लिए, ये हमारे लिए, सब के लिए, पूरे मुल्क के लिए ये खुश है जी। लेकिन शेख साहब, जो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, जनाब उमर अयूब साहब, वो तो ये फरमाते हैं कि मुतालबात तस्लीम किए बगैर हुकूमती कमेटी का जो क़याम है वो ही नाकाफ़ी है। पहले आप सुन लें वो क्या कहते हैं, फिर आपकी राय जानते हैं। सुनाएं जी, उमर अयूब साहब क्या फरमाते हैं। हुकूमत ने अपनी मुज़ाकराती टीम बनाई है, पर यह काफी नहीं है। जो शराइत रखे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कि 9 मई के जो हमारे साथी हैं उनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ था उसके ऊपर आपका जुडिशल कमीशन बने, उसके बाद हमारे 26 नवंबर को इनकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। तो ये जब बनेगा तो आगे बातचीत चलेगी, ना हुआ तो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो हुक्म है वो सराखों पे, जो उन्होंने कहा है कि हम लोग सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाएंगे, रेमिटेंसेस बंद करने के हवाले से या बाकी भी चीजें हैं वो फिर इंशाल्लाह ऑपरेशन में आएंगी। जी शेख साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, तो अब बताएं कि आपके ख्याल में क्या क्या इश्यूज डिस्कस होंगे, क्योंकि उमर अयूब साहब तो कहते हैं कि शराइत कबूल किए बगैर कुछ फ़ायदा नहीं। नहीं, वो देखिए, वही शराइत पहले अगर रख देंगे तो फिर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। उन्होंने अपनी कमेटी बना दी है, हमने अपनी कमेटी बना दी है, दोनों ने जाके स्पीकर या सादिक साहब, जो कि एक न्यूट्रल इदारा होता है, पोजीशन होती है स्पीकर की, तो उनके सामने ये कमेटियां बन गई हैं। तो मैं समझता हूं कि वही कोई भी बात है, कोई भी मुतालबा है, वहाँ बेशक डिस्कस करें आपस में बैठ के। असम्बलियों का भी यही काम होता है और ये जो अभी मुज़ाकरात शुरू हैं उसका भी यही काम है। आप इस बात पे आ गए कि कमेटी आपने बना दी, हमने भी कमेटी बना दी, बैठ गए ना, ये बहुत बड़ा स्टेप है। जो पहला स्टेप जो हुआ, उसके बाद एक एक करके मुतालबात पे को गौर होगा, ज़रूर होगा। मैं नहीं समझता कि वो माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे, लेकिन उस पर डिस्कस होगा। इसीलिए तो ये मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं। और ये जो बात थी कि हमने इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना है, तो आज तो इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं बैठी है, इस्टेब्लिशमेंट तो का काम ही ये नहीं है, ये इलॉजिकल बात थी। और समझ आ गई उनको, या असम्बली में डिबेट हो सकती थी और या अभी ये कमेटी बनी है तो उसमें डिबेट हो। हम तो पहले दिन से, मेरे कई सैकड़ों प्रोग्रामों में मैंने एक ही बात की है कि बड़ाए मेहरबानी आ जाएं, बैठ के डिस्कस करें पॉलिटिकल लोगों की बात। सेकेंड वर्ल्ड वार हुई, उससे ऊपर तो कोई जंग नहीं थी ना दुनिया की, और तो उसके बाद भी बैठना पड़ा ना। हम इंडिया और पाकिस्तान की 2 जंगें हुई, बड़ी जंगें हुई, उसके बाद भी टेबल पे बैठना पड़ा। ये इससे तो बड़ा नहीं है, तो हमारे अपने लोग हैं। इख्तलाफात हो सकते हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये जाके बैठ के ही कोई ना कोई तय होगा ना कि कोई या कमी होगी आपस में इख्तलाफात में। शेख साहब, एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ ज़र मुबादला ना भेजने की काल, अगर सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर दी गई PTI की तरफ से, तो फिर आप क्या समझते हैं, मुज़ाकरात फिर भी जारी रहेंगे या फिर मुज़ाकरात का अमल रुक जाएगा? देखिए, मुज़ाकरात मेरे ख्याल में
कोई भी कंडीशन है ना उसमें जारी रहने चाहिए, उसी में ये बातें भी डिस्कस होनी चाहिए। और ये जो सिविल नाफरमानी की बात है ये बिल्कुल फेलियर होगी। ये मैं एज अ बिजनेसमैन आपसे कह सकता हूँ कि ये रेमिटेंस तो हमारी बढ़ रही है, 33% रेमिटेंस बढ़ गई है पिछले साल के इन 5 महीनों से। ये 5 महीने जो गुजरे हैं उसमें 33% रेमिटेंस बढ़ गई है हमारी। जो बाहर वाले लोग तो कॉन्फिडेंस कर रहे हैं पाकिस्तानी जो रहते हैं, इनके क्या होगा, इनके कहने से क्या लोग अपने अजीज़ों को, अपनी फैमिली को पैसे नहीं भेजेंगे। ये इनको इन बातें ऐसी करते हैं जिनको या तो इनका तल्लक नहीं है, उससे कनेक्ट नहीं है लोगों से, इनका तल्लक नहीं है। लेकिन सियासत है। लोग अपनी फैमिली को थोड़ी कि उनका बच्चा अगर गया है किसी काम के लिए बाहर, वो अपनी माँ को या अपने बाप को या अपने भाई बहनों को पैसे नहीं भेजेगा। ये क्या सोच रहे हैं? ये बिल्कुल इस पर भी इनको बुरी तरह नाकामी होगी। लेकिन उसका ये मतलब नहीं इन्होंने की है सिविल नाफरमानी जो इंतहाई ही गलत तरीक़ाकार है। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए। मुज़ाकरात जितना भी, जब तक कोई ना कोई हम आपस में कोई ना कोई लाए अमल बना लें, एक मिनिमम कॉमन एजेंडा बना लें जिससे मुल्क आगे बढ़े। मुल्क का ये नुकसान कर रहे हैं ना, रेमिटेंस अगर कम आएगी इनके मुताबिक होगा तो नहीं है, मैं तो पहले आपसे कह चुका हूँ, लेकिन उससे इनको क्या फ़ायदा होगा? मुल्क को ही नुकसान होगा ना। पहले इन्होंने कह के देख लिया IMF से कि आप कर्ज ना दें, यही कह के देख लिया ना, क्या हुआ? इनका कोई भी बात मानी गई? पॉलिटिकली बात है, पॉलिटिकल पार्टियां आपस में बात कर सकती हैं, बैठ के बात हो सकती है। क्यों झगड़ा किस बात का है? ये भी इलेक्ट हुए हैं, हम भी इलेक्ट हुए हैं। अच्छा, आके बात करें, इनके कोई मुतालबात या हमारे कोई जी शेख साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ ये जो सजाएं मिली हैं उनको चैलेंज करने का फैसला किया। तो आपके ख्याल में अगर ये चैलेंज करते हैं तो इससे क्या PTI को कुछ रिलीफ मिलेगा? देखिए, अपील का राइट तो उन फैसलों में खुद ही दिया गया है। उनका अपील जो है वो कर सकते हैं आर्मी चीफ से, वो और राइट तो खुद ही उन फैसलों में ही अनाउंस किया गया है। हो सकता है कोई रिलीफ मिल जाए अगर कोई जायज़ बात इनकी होगी। तो मकसद तो यही है ना, कोई भी बात, मैंने अपनी पिछले दिनों तकरीर की है कौमी असम्बली में, मैंने कहा इस्टेब्लिशमेंट या रियासत एक माँ की तरह होती है, उसने तो सबका ख्याल रखना है ना। वो किसी की तरफदारी नहीं करते। जो हकीकत होगी, जो 9 मई का वाक़या हुआ है वो रियासत के ख़िलाफ़ हुआ है, और ऐसा वाक़या पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ। इंडिया ने हमले किए तो हमारे वो हमारे तनसीबात पे या जना हाउस पे हमले नहीं हुए। तो जो हुए, जो उसके कल्परेट है या जिन्होंने ये किया है, उनको तो उनके खिलाफ तो इंसाफ होना चाहिए ना, होना भी है। तो अब अपील का राइट है, अपील करें। अगर कोई बात होगी ऐसी तो ज़रूर इनका कोई ना कोई रिलीफ उसमें हो सकती है। अच्छा शेख साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसका वजूद मियाँ नवाज शरीफ के साथ जुड़ा है, लेकिन क्या वजह? मियाँ नवाज शरीफ बड़े खामोश हैं, वो एक्टिव भी नज़र नहीं आते। क्या कोई ख़ास वजह है? नहीं, मियाँ नवाज शरीफ साहब ही की हुकूमत है, उन्हीं के ही सारे नुमाइंदे हैं, हमारे लीडर हैं वो, और जो भी मामलात होते हैं उनसे मशवरा होता है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब कई बार हर अपनी काबीना की मीटिंग में ये इज़हार कर चुके हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के कहने पे ही हम अमल करते हैं, और उन्हीं का डिसीजन मेकिंग में उन्हीं का रोल है। तो अब क्योंकि वो खुद सामने नहीं है, वो मशवरा दे देते हैं अपने भाई को और अपनी बेटी को, तो उन्हीं के मशवरे पे ये पार्टी सारे यूनानिमस लीडर हमारे वही मियाँ नवाज शरीफ साहब है। अच्छा शेख साहब, आप क्योंकि खुद भी बिजनेसमैन हैं और बिजनेसमैनों की रमज़ को भी समझते हैं, तो ये फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म ने टैक्स ना देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का जो हुक्म जारी किया है, मुआशरत और कारोबार की सूरत हाल आपके सामने है। इन सारे मामलात में आप ये बताइए कि मौजूदा हालात में टैक्स अहदाफ कैसे पूरे हो सकते हैं? देखिए, ये मैं बिजनेसमैन हूँ और पहले दिन से ही मैं ये कहता रहा हूँ कि ये बिजनेसमैन को टैक्स पूरा देना चाहिए। ये उसके अपने फ़ायदे की बात है। अगर वो टैक्स देगा तो उसका बिजनेस फ्लोरिश करेगा, और हम नहीं देते टैक्स। जो बिजनेसमैन हमारे हैं, मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसमैन टैक्स को अवॉइड करते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ अनडॉक्यूमेंटेड इकानमी है, और यही हमारी जो तरक्की नहीं हो रही या हमारे यहाँ ग्रोथ नहीं हो रही उसकी वजह है। पैसा जो है आप खुद देख रहे हैं कि शिफ्ट होकर दुबई वालों ने जो UAE वालों ने जो लिस्ट दी है उसमें दूसरे नंबर पे पाकिस्तानियों ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की है। हमारी $12 बिलियन सिर्फ पाकिस्तानियों का प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट है। यहाँ टैक्स नहीं भरा और पैसा वहाँ शिफ्ट किया। मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेसमैन के ये बात कर रहा हूँ, उनके खिलाफ बात है। हम बिजनेसमैनों को अपने मुल्क में सरमाया लगाना है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ टैक्स पे करना है। लेकिन
हैविंग सेड दिस, इसके साथ साथ हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसने सत्यानाश किया हुआ है। उसने कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया, किसी को एतबार नहीं है FBI पे। आज से नहीं, मैं कितने सालों से ये बात कर रहा हूँ। और जब तक मियाँ शहबाज शरीफ साहब के इल्म में है, जब तक रिफॉर्म्स नहीं की जाएंगी वहाँ पे FBI में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें, वहाँ डिजिटाइजेशन करना पड़ेगा। जो लोग इन्वॉल्व हैं वहाँ करप्शन में, बेइंतहा लोग करप्शन में इन्वॉल्व हैं। बिजनेसमैन डरता है कि उसके एक बार टैक्स नेट में आ जाएगा तो अनड्यू उसको पकड़ा जाएगा, उससे रिश्वत ली जाएगी। इन मामलों को भी ख्याल करना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी सिर्फ एक तरफ लगाती है कि नहीं जी आप और सख्तियाँ कर दें, आप उनको पकड़ दकड़ कर लें। टैक्स का देना तो लाजमी है और हर एक को देना है, और हम सब की जो खराबियाँ हैं हमें अपने आप को ठीक करना है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को भी ठीक करना है। वो उसमें बहुत बेतहाशा खराबियाँ हैं। वो जो खासकर FBI जो टैक्स वसूल करने के इदारे हैं, हर जगह हर टेबल पे 2 नंबर काम हो रहा है वहाँ। तो इस तरह तो दोनों साइडों से हमको समझ के, टैक्स के बगैर कोई भी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हमें हमारा टैक्स टू GDP रेशो बहुत कम है। शेख साहब, हुकूमत नॉन फाइलर्स को फाइलर्स बनाने के लिए तो बहुत कोशिश कर रही है, मुख्तलिफ इक़दामात भी किए जा रहे हैं, लेकिन बड़े टैक्स चोरों के खिलाफ को मौसर कार्रवाई जो है वो सामने नजर नहीं आ रही। इसके लिए हुकूमत क्या कर रही है? नहीं, हुकूमत तो जो काम करने वाला कर रही है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब बहुत इस पे मेहनत कर रहे हैं। डिजिटाइजेशन बेस्ट तरीक़ाकार है, सिस्टम्स को बना देना। हमारे यहाँ सेल टैक्स नहीं किया जा रहा था क्योंकि वहाँ पे सेल टैक्स में प्रॉपर वहाँ पे भी नहीं हो रही थी, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। तो इसी तरह इनकम टैक्स की सूरत हाल है। देखिए हमारे मुल्क में आज देख रहे हैं कि आप बहुत अपॉर्चुनिटी है। हमारे यहाँ ग्रोथ सिर्फ 3% हो रही है, और अगर हम इसको डॉक्यूमेंटेड करेंगे, सारी दुनिया में डॉक्यूमेंट होने से बेहतरी आई है, कारोबार का फ़रोग हुआ है और इकानमी ने ग्रोथ की है। हमें अपने बिजनेसमैन को पाकिस्तान में ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और करना है, और जो टैक्स का निज़ाम है उसमें हमें ज़्यादा टैक्स पे करना है, और ब्यूरोक्रेसी को अच्छे बिजनेसमैन को फैसिलिटेट करना है, और जो अगर जिसने खराबियां की हैं उसको तरीक़ाकार से उसके ख़िलाफ़ एक्शन करने हैं। ये कर रहे हैं और इसमें काफ़ी मेहनत हो रही है और इसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह बेहतर आएगा। अच्छा शेख साहब, ये फरमाइएगा कि आपके पुराने साथी रहे हैं शाहिद हकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, वो कहते हैं कि जी हुकूमत जो है उसके इक़दामात सही नहीं हैं। टैक्स चोरी के हवाले से भी वो अक्सर बात करते हैं। इवन अगर निजकारी की बात करें तो आपके बड़े करीबी समझे जाने वाले फवाद हसन फवाद साहब, उन्होंने भी ये कह दिया है कि PIA की निजकारी का जो अमल है उसको हुकूमत ने सबोताज किया है। तो आप क्या समझते हैं, PIA की निजकारी क्यों नहीं हो पा रही? देखिए ना, PIA के जो निजकारी कामयाब तो नहीं हुई, सामने उसके रिजल्ट तो आए ना, तो हमें देखना तो है ना कि क्या वजूहात हुई कि जो हमारी तवक्कुआत थी PIA की निजकारी के बारे में उस पर वो पूरी नहीं उतरी। तो इसमें फ्लाज तो थे ना, वो फ्लाज को हमें देखना है। अभी उसमें रिफॉर्म्स कर रहे हैं, बेहतरी कर रहे हैं। बाकी आपने जिक्र किया शाहिद खाकान का और मिफ्ता इस्माइल का, तो उनको तो खुद मौका मिला है, वो खुद भी रहे हैं, और उनकी बातें बिल्कुल सुननी चाहिए। अगर कोई जायज़ बात है तो उस पर अमल करना चाहिए। वो हमारे साथी रहे हैं, हमारे साथ बहुत अरसा शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर रहे। इससे ऊपर तो कोई मुस्लिम लीग के प्राइम मिनिस्टर थे ना, इससे, और फाइनेंस मिनिस्टर थे मिफ्ता। हालांकि मिफ्ता कभी इलेक्ट नहीं हुए, उसके बावजूद उनको फाइनेंस मिनिस्टर का इतना अहम ओहदा दिया गया, और अब वो तनकीद कर रहे हैं। तो देखिए पॉलिटिकली अगर कोई तनकीद है तो हर एक का राइट है, वो करे, उसका हल भी बताएं साफ साथ, और उनको खुद भी क्योंकि तजर्बा है, वो रहे हैं अपनी पोजीशनों में, तो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल बात होगी ना, जो प्रैक्टिकल बातें हैं जो पॉसिबल हैं वो हम सबको मिलकर करनी चाहिए अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए। सर ये तो नहीं है, हमारे मुल्क में तो बहुत गुंजाइश है और पोटेंशियल है। जी शेख साहब, एक आलमी सर्वे के मुताबिक 47% टैक्स जो इकट्ठा किया जाता है उसमें से 47% अवामी मफाद में खर्च नहीं होता। यहाँ पाकिस्तान में भी लोग जो हैं वो हमेशा यही शिकवा करते नज़र आते हैं कि हुकूमत रेवेन्यू कलेक्ट तो कर लेती है लेकिन पता नहीं वो चाहता कहाँ है, अवाम पे खर्च नहीं होता। ये तासुर कैसे ज़ायल किया जा सकता है? वो पैसे चले कहाँ जाते हैं? देखिए, एक तासर ज़ाहिर भी किया जाना चाहिए और इसमें हकीकतें भी तो है ना। ये तो नहीं कि हमारे यहाँ हमें वो भी तो, मैं खुद देखता हूँ अपने इलाकों में जो डेवलपमेंट का प्रोग्राम होता है उसमें किस किस्म की बंगलिंग होती है, किस किस्म की खुर्द बुर्द होती है।
जो खर्च होना चाहिए, जिस तरह के डेवलपमेंट होनी चाहिए, कई गुना उस पर खर्च हो जाता है। तो हमारे बिल्कुल फ़र्क है इसमें। अगर कोई ये अवामी राय 47% है तो इसमें हकीकत है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। हमें उसके ऊपर स्ट्रिक्टली अमल करना है। जब हमें अपने मुल्क को आगे बढ़ाना है तो इन चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा ना, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और पता है, ये कहना कि लोगों को पता नहीं है, हमारे इदारों का काम था ना कि अकाउंटेबिलिटी होती, उस पर गवर्नेंस उनकी बेहतर होती, या वो उसके निगरानी कर सकते, लेकिन नहीं किया गया ना। आपके सामने तो है कि जो करप्शन हमारे यहाँ रही है, और जो बिजनेसमैन ने भी, मैं पहले कह चुका हूँ कि टैक्स नहीं दिया, और जो खर्च होता है वो प्रॉपर नहीं होता। कोई दो राय नहीं है, ये हकीकतें हैं। और हमें इसको जितना बेहतर करें, हो रही है बेहतरी, लेकिन इसको बहुत तेज़ी से बेहतरी की गुंजाइश भी है, और बहुत तेज़ी से और बेहतरी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब। नाज़रीन, आपने सुना कि कैसर अहमद शेख साहब का, वफाकी वज़ीर का कहना है कि टैक्स कलेक्शन में बहुत सारी खराबियां हैं, लेकिन इस सिलसिले में रिफॉर्म्स हो भी रही हैं, मज़ीद होनी भी चाहिए, और आवाम से इकट्ठा किया जाने वाला पैसा सही मायनों में, हकीकी मायनों में आवाम पे खर्च भी होना चाहिए। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कराची जैसे बड़े शहर में साफ़ पानी के जो बहरान शदीद तर होता जा रहा है, उस पर बात करेंगे। और उसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, कराची पाकिस्तान का ना सिर्फ सबसे बड़ा शहर है, बल्कि अगर हम देखें तो कराची को पाकिस्तान की मुआशी तौर पे भी ये समझा जाता है कि शहर करार दिया जाता है हमेशा। और पाकिस्तान में जितना बिज़नेस और जितना रेवेन्यू है वो सब जो है वो कराची पे बहुत हद तक डिपेंड करता है। लेकिन अलमिया हमेशा से ये रहा है कि हुकूमत किसी की भी हो, कराची के शहरी हमेशा बुनियादी जो शहरी सहूलतें हैं उनके फुकदान का रोना रोता नज़र आते हैं। अभी हाल ही में अगर हम देखें तो इस वक्त एक बार फिर कराची में साफ़ पानी, पीने का पानी शदीद किल्लत इख्तियार किए हुए है, और इस पे मुख्तलिफ़ तरह की जुबातों की तरफ से मुख्तलिफ़ तरह की बातें की जा रही हैं। इस सारे इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी मेयर कराची जनाब सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब। थैंक यू वेरी मच सलमान साहब, आपने मैं वक्त दिया। यहीं से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले सर ये बताइएगा कि पानी का बहरान शदीद तर हो चुका है, ये सूरत हाल कैसे पैदा हुई और इसका ज़िम्मेदार कौन है? जी, पानी का जो प्रॉब्लम शुरू हुआ था, ये BRT मंसूबे पे काम हो रहा था, तो वहाँ कोई सिविक लाइनें जा रही थी, तो कॉन्ट्रैक्टर की गफलत की वजह से वो पाइपलाइन डैमेज हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आज कल से ही पानी की रवानी शुरू हो गई थी, उस पर काम हो चुका है। और तो आज तकरीबन नॉर्मल पोजीशन पे कराची शहर में पानी की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गई थी। और उसके बाद दाबीजी पंपिंग स्टेशन पर भी जो लाइन डैमेज थी उसको भी रिपेयर कर दिया गया। मैं आप नॉलेज में ये भी देना चाहता हूँ कि ये जो दाबीजी को कराची पे पानी सप्लाई की जाती है, जो पुरानी लाइन थी 40 साल पहले बिछी हुई थी, उसको चेंज करके हमने दोबारा नई लाइनें डाल दी गई हैं, और इंशाल्लाह जनवरी के एंड तक वो कंप्लीट हो जाएगी। जो पाइपलाइन से जो पानी रिश्ता था या ड्रेनेज होकर शहरियों को पानी की प्रॉब्लम होती थी, तो ये चेयरमैन बिलावल साहब भुट्टो साहब की विजन के मुताबिक ये भी चेंज की जा रही है। और इसके अलावा अब किनाल से नई एक किनाल बिछाई गई है जो 3 डिस्ट्रिक्टों के लिए है, उसमें 100 MGD पानी आएगा। अभी जो पुरानी किनाल थी उसमें लीकेज थी, तो 40 MGD पानी हमारा जाया होता था, उसको भी रिकवर करने के लिए हमने कंप्लीट किया। इंशाल्लाह 3 से 4 महीने में वो किनाल भी कंप्लीट हो जाएगी, जो कराची शहर का इशू है। सलमान साहब ये तो आपने बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाई है, लेकिन आपके पुराने साथी और मौजूदा आपकी अपोजिशन वफाकी हुकूमत में तो शामिल हैं MQM वाले, उनका कहना कुछ और है। अगर हम मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात करें जो कि कराची की मुकामी हुकूमत के सरबराह भी रहे हैं, वो कहते हैं कि ये पीपल्स पार्टी के जो वुज़रा हैं ये बराह रास्त इसमें मुलव्वस हैं और 80% पानी चोरी हो रहा है। सुन लें वो क्या कहते हैं, फिर आपकी राय जानते हैं। सुनाए जी मुस्तफ़ा कमाल साहब क्या कहते हैं। जी सलमान भाई। जी, ये तो
इनसे पूछिए कि आपके दौर में जो चाइना कटिंग की गई थी और नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट की गई थी, पार्कों में चाइना कटिंग की गई, अब वो सिलसिला बंद हो चुका है। हमारे द्वार में ऐसा कुछ भी नहीं है। और पानी की चोरी का कह रहे हैं, हमने तो पानी की चोरी के खिलाफ कैंपेन किया है। हमारे एम्प्लॉइज के ऊपर ऑपरेशन पे गोलियां चली हैं और उनको जख्मी किया गया। ये कि इनलीगल आइडेंट के खिलाफ ऑपरेशन भी किया है और उनके टैंकर को भी जब्त किया गया है। ऐसी बात नहीं है, 1 पॉइंट स्कोरिंग की बात कर रहे हैं। और इनके पास तो कराची का 70 इन्हीं के पास था ना। अभी तो हमें आए हुए तकरीबन 1.5 से 2 साल हुए, तो आपने देखा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कि बिला तफरीक पूरे कराची में हम बिला तफरीक इंसान की खिदमत कर रहे हैं। जहाँ हमारा कोई काउंसलर भी नहीं है तो वहाँ पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही काम करा रही है। आप सेंट्रल में देख लें, ईस्ट में देख लें, कुरंगी में देख लें, मलिर, वेस्ट और लियारी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कराची के 7वां जिला में काम हो रहा है। तो ये पीपल्स पार्टी का जो अंदर बाईपास बन रहे हैं, प्ले ग्राउंड बने, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बना है, सफारी पार्क को आप देख लें, पहले किस हालत में था, अब किस कंडीशन में। लेकिन तो सलमान साहब 15 साल से अगर वहाँ सिंध में पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत है, लेकिन कराची के लोग ये कहते हैं कि वैसे पूरे कराची में पानी की किल्लत रहती है, लेकिन वाटर हाइड्रेंट्स पे हर वक्त पानी मौजूद रहता है और माफिया जो है वो उस पानी से पैसे कमाता रहता है। देखिए, इलीगल आइडियल्स के खिलाफ कार्रवाई की है और जो आइडियल्स चल रहे हैं वो कोर्ट के थ्रू आप डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए, जो डिस्ट्रिक्ट जस्टिस आनी के टाइम पे हुआ था। तो वहाँ पे तो पानी तो है, दे रहे हैं, यानी कि और आइडियल जो लीगल है उनको बाकायदा ट्रैकर सिस्टम के तहत उनको पर्ची दी जाती है और ट्रैक किया जाता है कि पानी कहाँ से निकला, कहाँ तक गया। और पूरा कंट्रोल रूम बनाया हमारे वाटर बोर्ड के ऑफिस में, आप विजिट कर सकते हैं। इस तरह नहीं है, तो हमने तो काम करके दिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। थैंक यू वेरी मच सलमान साहब। सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब का कहना है कि पीपल्स पार्टी कराची में पानी की किल्लत के लिए भरपूर काम कर रही है और 2 से 3 महीनों में ये इस मामले को पूरी तरह से हल कर लिया जाएगा। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।